आपातकाल से भी स्थिति खराब है प्रेस के लिए। अच्छा से विकास किया है। रोजगार पर मोदी जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, जनमुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल के बारे में बात करने जा रहे हैं बनारस के वरिष्ठ पत्रकारों से। 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए और यहीं से सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री बने, तो बनारस के लोगों को साथ साथ पूरे देश के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। काशी के लोगों को भी काशी के विकास को लेकर तमाम सपने थे। इन 11 सालों में लोगों के सपने कितने पूरे हुए, विकास के कितने काम हुए और उसे लेकर काशी के लोग क्या सोचते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि वरिष्ठ पत्रकारों का इसको लेकर क्या सोचना है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नागेंद्र पाठक जी से, जो काशी के वरिष्ठ पत्रकार साथ साथ पत्रकारिता जगत के शिक्षक भी, जो नए पत्रकार या नई पीढ़ी के पत्रकार पैदा करते हैं। हमारे बीच में नागेंद्र पाठक जी के साथ साथ युवा पत्रकार अजीत पांडे जी हैं। सबसे पहले हम नागेंद्र पाठक जी से जानते हैं कि काशी के विकास को लेकर वो क्या सोचते हैं। पाठक जी, आपकी नजर में बनारस में 11 सालों में क्या क्या विकास हुआ है? देखिए, 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, तो लोगों की बहुत उम्मीदें थी और इसलिए उनको भारी मतों से लोगों ने जिताया। उसके बाद उन्होंने जो जो वादे किए थे, उन वादों में कुछ वादे तो पूरे करते जा रहे हैं, कुछ किए भी हैं। सबसे पहले उन्होंने वादा किया था कि बनारस में जो बिजली के तार दिखाई देते हैं, वो कभी आए थे बनारस में घूमने के लिए, तो वो बिजली का तार देखे थे दशाश्वमेध घाट की तरफ, तो उसको हमको नीचे करवाना है, ये उन्होंने वादा किया। अंडरग्राउंड कराना है, वो जो ऊपर न दिखे, क्योंकि वो काशी की सुंदरता को खराब कर रहा था। एक तो उस दिशा में कुछ काम हुए हैं, बहुत मतलब तो नहीं हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर उस तरह के काम हुए हैं। दूसरी चीज की एयरपोर्ट से बनारस को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कालीन के निर्यातक हैं और जो विदेशी बायर आ रहे थे वो दिल्ली में बुलाते थे, इसलिए कि बाबतपुर की जो सड़कें थी बहुत ही खराब थी, इसलिए वो आना नहीं चाहते थे। तो एक तो वो फ्लाई ओवर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सी सड़कों को चौड़ीकरण किया और हमारे समझ से कि पूरे काशी में जो सड़कें हैं उसका तो उन्होंने अच्छा से विकास किया है। और स्वच्छता के मामले में काशी पहले से बहुत स्वच्छ हो गया है और घाटों की सफाई, घाटों का सुंदरीकरण, ये सब मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बनारस के लिए। और बनारस में इस तरह से बहुत से ऐसे काम हुए हैं, उन कामों को छोड़ दिया जाए कि जो काम अभी नहीं हुए हैं, तो ऐसे देखा जाए तो उनके आने के बाद बनारस का अच्छा विकास हुआ है। तो अजीत जी, आपकी नजर में बनारस का 11 साल का विकास आप कैसे देखते हैं? देखिए, विकास तो हुआ ही है। काशी का स्ट्रक्चरल विकास काफी हुआ है, सड़कें बन गई हैं, बिजली समय से मिल रहा है। जो बिजली दिन दिन भर गायब रहती थी, वो बिजली अच्छे से मिलना शुरू हो गई है। सड़कें, नाली, ये सब विकास काफी हुआ है, जो मतलब मोदी जी के ना आने से संभव नहीं था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से ये फायदा तो बनारस को काफी मिला है, विकास हुआ। पर कुछ चीजें हैं जिन पे मतलब थोड़ा सा कसक रह जाता है। शहर के अंदरूनी हिस्सों में विकास क्यों नहीं पहुंचा? अभी भी बहुत सारे शहर के अंदरूनी हिस्सों में सड़कें खराब हैं, नालियां खराब हैं, सीवर की स्थिति दयनीय है, पानी नहीं पहुंचा है। इसकी क्या वजह है? इतना पैसा जबकि मोदी जी ने आने के बाद बनारस में अफराद पैसा भेजा है। देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो जो भी विकास हो रहा है वो जल्दीबाजी में किया जा रहा है, इसलिए कि सरकार को ये मकसद है कि हम माने ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास दिखाकर उनका विश्वास मत अपने पक्ष में कर ले। जो गलियों में खड़ंजे ठीक नहीं है, सीवर ठीक नहीं है, पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, वह एक इनकी मतलब है, जो कहा जाए कि इनकी डिमेरिट्स है, मतलब इस सरकार की। और उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि
उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है, और जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो उस पर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मेन मुद्दा देखिए यही कि मोदी जी तक, हमको लगता है व्यक्तिगत ये लग रहा है कि मोदी जी तक बातें पहुंच नहीं पा रही हैं। जो भाई मोदी जी आते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, जाते हैं, पर उनको बताने के लिए या तो कोई प्रतिनिधि मंडल हो यहाँ जो उनसे, जिनसे वो मिले, पूछें, बात हो, पत्रकारों से मिलें, तब कुछ इस तरह की जो चीजें छूट रही हैं वो भी और बेहतर हो सकती थी। मोदी जी बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, तो आपको क्या लगता है गंगा साफ हुई है पहले से? देखिए, गंगा पहले से साफ तो हुई है, लेकिन ये सफाई तभी तक हो सकती है। देखिए, रुका हुआ जो पानी होता है ना, वो गंदा रहता ही है। वो कितना भी साफ करते जाइए तो ये एक तरह से हम लोग पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक, जैसे पानी में फ्लो रहता है तो सब गंदगी अपने आप बह जाता है। तो जब तक फ्लो नहीं, माने उसका प्रवाह नहीं बढ़ेगा, तब तक उसके सफाई का ज्यादा कोई मायने नहीं है। फिर भी पहले से बहुत सफाई हुई है। देखिए, गंगा मतलब यहाँ की सफाई से सिर्फ गंगा का मतलब नहीं है कि आप बनारस में सफाई करवा दीजिए और गंगा साफ हो जाएगी। गंगा को साफ करने के लिए आपको ऊपर से गंगा के फ्लो को देखना होगा, गंगा के पानी के जल बहाव को देखना होगा कि प्रॉपर तरीके से जल बहाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपकी नजर में मोदी जी को इतने कम वोट मिले, उसकी क्या वजह थी? ये विकास जो सब तक नहीं पहुंचा है, ये वजह रही या जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रही? देखिए, इतना कम वोट मोदी जी को मिलना, और कभी कभी तो काउंटी के दौरान वो पीछे चल रहे थे जी, बाद में अंततः उनकी जीत हुई। इसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो भी प्रचार होते थे वह कुछ होटल और कुछ स्थानों पर, ये जन जन तक प्रचार को नहीं पहुंचाया गया। इसमें यहाँ के प्रतिनिधि तो बहुत ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने वो सक्रिय नहीं हुए। दूसरी चीज की, जो एक विपक्ष यहाँ पर जो है वह दोनों एक साथ मिल गए। कई विपक्ष मिलने से वो थोड़ा मजबूत हुए विपक्ष, जिसे कि मोदी जी को इतना कम वोट मिला। लेकिन उसके लिए जनप्रतिनिधि ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए इतना मार्जिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मार्जिन जो कम है, इतना कम हो गया जो हारने के बराबर ही। एक नारा है सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है यह नारा जमीन पर उतरा? देखिए, ये नारा तो बहुत लोकप्रिय रहा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें जो सामाजिक और सांप्रदायिक जो भेदभाव लोगों के मन में है, और उससे लगता है कि कुछ लोग इसमें पिछड़ रहे हैं और कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि नीचे तबके के लोग वैसे ही हैं। उनका कोई विकास नहीं है, भले उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि कुछ योजनाएं उनकी थी इस तरह की, लेकिन सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जो हमारे अन्य समुदाय के लोग हैं उन पर भी उतना उनको विकास के साथ लेकर चला नहीं गया। देखिए, विकास अभी जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि विकास तो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं धरातल पर देखने पर ये नजर आ रहा है कि नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, खाना उनको राशन मिल जा रहा है, पर रोजगार की समस्या और ज्यादा हमको लग रहा है कि विकट होता जा रहा है। भारत के आर्थिक विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत एक विकासशील देश है, और जितने विश्व में विकासशील देश है वह एशिया में है ज्यादा, अफ्रीका में तो पूरी तरह है, और लैटिन अमेरिका में। जितने विकासशील देश में, उसमें भारत की स्थिति जो है वो तो पहले से बहुत बेहतर है। और डेवलप्ड कंट्री होने के लिए आपको मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। फिर भी भारत विश्व का इस समय 5वें से 4थे स्थान पर आ गया है आर्थिक, हाँ, बड़ी अर्थव्यवस्था में।
और दूसरी चीज की पावर परचेजिंग कैपेसिटी जो पैरिटी है उसके मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, क्योंकि भारत एक मार्केट है। तो भारत पूरे विश्व में एक अर्थव्यवस्था के मामले में पहले से मजबूत रहा है। हालांकि कुछ कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी मुद्रा इतना नहीं बढ़े हैं और विदेशी कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो वैसे भी भारत विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। नोटबंदी और जीएसटी का असर आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखते हैं, उसका पड़ा है? देखिए, जीएसटी के तो हम जब पढ़ते थे तब से हम जीएसटी के व्यक्तिगत रूप से समर्थक रहे, लेकिन जिस तरह से जीएसटी यहाँ पर लागू किया जल्दीबाजी में, बहुत से देशों में पहले से जीएसटी लागू था, तो जल्दीबाजी में जो लागू किया गया वो जल्दीबाजी में लागू करना ठीक नहीं था। उसका असर ये पड़ा कि रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना कि जीएसटी लाने के बाद बढ़ना चाहिए था। तो एक तो कोरोना ने बहुत अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, क्षति पहुंचाया है, और उसको भरपाई करने में नहीं तो $5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था बन गई। जीएसटी लागू हुआ तो ठीक है, कोई चीज नई चीज आती है तो दिक्कत शुरू में होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई लोगों को, बिजनेसमैनों को थोड़ी सी दिक्कत समझ में आई होगी। कैलकुलेशन और ये हिसाब किताब रखने में जो वर्षों से नहीं रख रहा था वो भी रखने लगा। तो पर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इसका फायदा है जीएसटी का। जी भाई, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदा है और बिजनेसमैन के लिए भी फायदा है। तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा दिखेगा अभी और दिखेगा। नोटबंदी का मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई असर है। बनारस में तो अधिकतर देख रहे हैं आप, ये साड़ी का व्यवसाय, सिल्क का व्यवसाय, ये सब होता था, ये नगद होता था जी। पर नोटबंदी आया, जीएसटी आया, तो अब यह है कि अब ब्लैक मनी और व्हाइट मनी लोगों को समझ में आने लगा है और धीरे धीरे वो लोग भी ढर्रे पे आ रहे हैं, सब व्हाइट से काम कर रहे हैं। 11 सालों में रोजगार की स्थिति, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि रोजगार के अवसर नहीं, आपको क्या लगता है कि रोजगार की स्थिति? देखिए, रोजगार जो है वो 3 क्षेत्रों में मिलती है। एक तो सरकारी क्षेत्र है, दूसरा गैर सरकारी क्षेत्र है, और एक असंगठित क्षेत्र है जिसमें मजदूर वगैरह काम करते हैं। तो जो मनरेगा जो है वह रोजगार के बहुत बड़ा साधन रहा है, क्योंकि उसके बदले में लोगों को बहुत रोजगार मिल जाता है। तो जो वो सरकार बंद करना चाहती थी, लेकिन आने के बाद उसको लगा कि नहीं, ये बंद करना जरूरी नहीं है, इसको चलाना जरूरी है, तो कुछ उसमें रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र में रोजगार उतने नहीं मिल रहे हैं जितना मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकारी क्षेत्र में कहाँ रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज की प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने की, क्योंकि देखिए हमारे देश में रोजगार के जो साधन है वो बहुत सीमित है। तो इसलिए बेरोजगारी तो विकासशील देश में रहती ही है, लेकिन उतना नहीं रहती है जितना होना चाहिए। तो इन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया जी। कि लोग नौकरी न खोजकर अपने से काम करें, व्यवसाय की ओर मोड़े, इस पर इन्होंने तो ध्यान दिया। वो भी अभी उतना सफल नहीं हुआ है, लेकिन रोजगार सृजन के बारे में ये सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर रही है। हर विभाग में जहां पर 15-20 लोगों का काम करना चाहिए, वहां पर 2-4 लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में तो बहुत रोजगार है, लेकिन शिक्षा विभाग में रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, कोई वांटे ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे हम देखें शिक्षा विभाग में कई यूनिवर्सिटियों में पद खाली कि जहां पर 10 लोगों की जरूरत है वहां 4 लोग पढ़ा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे मुख्य मुद्दा इस समय बेरोजगारी है। सरकारी नौकरियों में बहुत भारी कमी आई है। पहले हर साल रेलवेज के इतने वांट निकलते थे, बच्चे हर साल भरते थे, ठीक है 4 बच्चे भरे, अगर 10 बच्चे भरे तो उसमें एक का हुआ, 1000 में एक का हुआ, पर एक फ्लो दिखता था बच्चों में कि भाई तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इस समय वांट ही नहीं निकल रहा है। गाँव देहात में एक रेलवे था, बच्चों के लिए रेलवे की तैयारी करते थे, या सेना की तैयारी करते थे, पुलिस की सिपाही की तैयारी करते थे, उसमें भी बहुत ज्यादा कटौती आई है।
तो जिससे रोजगार का तो थोड़ा सा समस्या ये समस्या है। और मोदी जी को और भाजपा सरकार को अपने प्राथमिकता पे एक नंबर पहले रोजगार को इस समय रखना चाहिए। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही थी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। सरकार की छवि को ही नहीं नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्था को भी। जहां बेरोजगारी रहेगी, इनकम आपको होगा नहीं, आप डिमांड करेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, अब फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो फिर और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये मतलब ट्रेंड साइकिल है। नए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता आपके हिसाब से सुरक्षित है? देखिए, हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को भी लाकर रख दिया गया। हमारा संविधान 1950 में बना। कितने साल हुए? बहुत, अभी ज्यादा साल नहीं हुए। अमेरिका का संविधान 1779 में बना था और वहां पर बने वो 300 साल से अधिक हो गए। और वहां पर पहला संशोधन जो हुआ था वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हुआ था। भारत का जो संविधान है वह इतने कम होते हुए बहुत संशोधन हुए, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अभी तक न कोई पार्टी बात करती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपातकाल में कहा जाता था कि प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ था, लेकिन इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है वो आपातकाल से भी स्थिति खराब है प्रेस के लिए, क्योंकि प्रेस दबाव में काम कर रहा है। देखिए, ये शब्द कभी किसी पत्रकार को, अब शब्द बोलना पहले मतलब बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन अब तो लोग बोल देते हैं। और ये जो गोदी मीडिया जो शब्द है ये उसके लिए गाली के समान है। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि हम उस तरह से काम नहीं कर पाए। हमारे देश में भले ही विज्ञापन के दबाव में, क्योंकि एजेंडा अब प्रेस नहीं सेट कर रहा है, एजेंडा अब सरकार सेट कर रही है और उस एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता का उन्होंने डायरेक्ट रूप से तो हनन नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। प्रेस कई खेमों में बट गया है, प्रेस निष्पक्ष नहीं हो गया है, प्रेस के जो रिपोर्टर हैं वो प्रवक्ता हो गए हैं। ये बात देखने को मिली। तो बहुत लोगों का ज्ञान जो है बहुत अधूरा रह जाता है। आजकल के जो मीडिया की स्थिति है, पहले मीडिया का क्या उद्देश्य है कि इन्फॉर्म करना, इंटरटेन करना, एजुकेट करना, डेवलप करना, लेकिन ये तो मीडिया कर ही नहीं रही है। मीडिया की भी एक मतलब जिम्मेदारी है ना समाज के विकास के लिए। जो जिसको अपना काम जैसे करना है मीडिया कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि मीडिया अपना काम छोड़कर बैठी हुई है। और मैं व्यक्तिगत बताऊं, मुझे तो लगता है कि नहीं, खबरें मैं लिखता हूं, मैं भी खबरें लिखता हूं, तो देखता हूं उसका कई बार प्रतिक्रिया हमको डायरेक्ट दिखा है दिल्ली से। मेरी खबरों को पीटीआई की खबरों को तो व्यक्तिगत मोदी जी कई बार अच्छी खबरों को ट्वीट भी मेरी खबरों को किए हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, उनकी नजर है। कम से कम ये है कि ठीक है, मुझसे मिल नहीं रहे हैं पर मेरी खबरों पे उनकी नजर है। कई बार मोदी जी मेरे खबरों को फटकार भी लगाए हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तो भाई ये है कि मेरी खबरों को, पीटीआई की खबरों को, एजेंसी की खबरों को मोदी जी वॉच करते हैं, यानी उनकी नजर है बनारस की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति आप क्या देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो उसमें भारत शुरू से ही, पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। ये आजादी के बाद से, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम देख रहे हैं तो भारत की लोकप्रियता उतनी नहीं बढ़ी है जितना कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। हम एक विदेश गए थे तो हमें वहां पर भारत के बारे में लोग नहीं बोल रहे थे कि मोदी जी का काम ठीक ठाक चल रहा है वहां पर। उन लोगों को ये मतलब मोदी जी को ज्यादा जानते हैं। तो छवि तो मोदी जी की पूरे विश्व में फैली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज की भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत को धमकाना और ये करना सबके बस की बात नहीं है। दूसरी चीज की जो हमारे भारत पाकिस्तान के अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला आतंकवादियों के खिलाफ,
उसमें भारत की जो सेना है वो बहुत मजबूत है और बहुत ही पहले से इक्विप्ड है, मतलब उपकरण उसके पास बहुत अच्छे हैं। वो दम रखती है किसी भी देश को मतलब हराने के लिए और अपनी क्षमता दिखाने के लिए। लेकिन सरकार जब कहेगी तब वो करेगा ना, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था वो रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमेशा ये बार बार ये रुकता रहता है और वो आतंकवादी घटना वहां पर होती रहती है, पाकिस्तान उसको प्रश्रय देता रहता है। तो एक बार सबक सिखाना बहुत जरूरी था, ये अच्छा मौका था, क्योंकि इससे सरकार की छवि आम जनता में अच्छी नहीं बनी है, ये ऑपरेशन सिंदूर रोक देने से। दूसरी चीज की जो अमेरिका पहले हमारे देश में विदेशी ज्यादा दखल नहीं देते थे और यहाँ के जो शासन चला रहे थे वो मानते भी नहीं थे, इंदिरा गांधी ही नहीं मानी थी। तो किसी के दबाव में हम काम करना, क्योंकि हम क्यों किसी के दबाव में रहेंगे, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे पास एक मार्केट है, अगर हमने रोक लगा दिया अन्य कंपनियों को, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को, तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो हम बहुत बड़ा बाजार है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो इस पर हमको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत की छवि इस मामले को लेकर अच्छी नहीं बनी। पिछले 11 सालों में सामाजिक एकता और बढ़ी है या ध्रुवीकरण तेज हुआ, सांप्रदायिक या जातिगत ध्रुवीकरण तेज हुआ है? तो भाई सांप्रदायिक तो कुछ चीजें तेज हुई हैं, ध्रुवीकरण तेज हुआ है, इसको तो भाई मानना पड़ेगा भाई। और जातिगत जातिगत तो नहीं, पर धार्मिक रूप से थोड़ा सा हुआ। आप मोदी सरकार के 11 साल की सफलता और सफलताओं को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार की जो सफलता है वह मतलब देखा जाए उनके कामों के आधार पर तो सबसे अधिक उन्होंने काम किया है। कुछ ऐसे काम दिखते हैं जिससे कि लगता है कि मोदी सरकार बहुत सफल है। सड़क मार्ग जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भाजपा की सरकार आई है तब तब सड़क का विकास बहुत अधिक हुआ है। भाजपा के दोनों कार्यकाल में बहुत सड़कों का विकास हुआ और यह विकास दिखाई देता है। और ऐसे ऐसे जगहों पर सड़क ले गए जहां पर दूर दराज क्षेत्रों में, जहां पर हम दुरूह काम था करना। दूसरी चीज की इन्होंने सैन्य पर भी अच्छा काम किया है, इन्होंने कृषि पर भी अच्छा काम किया है, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये सरकार उतनी सफल नहीं है जितना कि, क्योंकि एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब चल रही है इस सरकार में, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल पॉलिसी बनाकर और उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कराया जा रहा है। दूसरी चीज की, इस सरकार में बहुत सी योजनाएं जो शुरू की गई है, उज्ज्वला योजना, ये जनधन योजना इनकी बहुत बड़ी, मतलब उन लोगों को इन्होंने बैंकों तक खींच कर लाया जो कभी नहीं आते थे। 55 करोड़ उस समय खाता खुले थे, हालांकि बाद में 20% बंद हो गए। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। दूसरी उपलब्धि की उज्ज्वला योजना, मतलब लोगों को जो गैस पहुंचाना घर घर तक, ये योजना बहुत अच्छी है, हालांकि बाद में सफल नहीं हुई क्योंकि हमेशा तो मुफ्त में देते नहीं है और गैस का दाम भी गैस का बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये तो महंगाई तो उनकी बहुत बड़ी असफलता है। और दूसरी चीज की, जो डिजिटल पेमेंट को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उससे बैंकिंग कार्य बहुत सरल हो गए हैं, ये उनकी उपलब्धि है। और इनकी महंगाई और बेरोजगारी सारी उपलब्धियों को ये दरकिनार कर दे रहे हैं। लोगों की मतलब कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इसलिए लोग सरवाइव कर ले रहे हैं, लेकिन नीचे तबके के लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज की, एक सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो जो सांप्रदायिक जो भेदभाव जो एक समाज में फैल रहा है, किसी भी विकसित देश के लिए ये ठीक नहीं है। विकास होना है तो हमको इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। विफलता देखिए भाई, रोजगार में थोड़ा सा विफलता है। अब उसमें क्या सोच है, क्या कमी है, इस पर मतलब वो तो भाई लोगों को बैठकर बात करने पर ही निकल के आएंगे।
पर इस पर थोड़ा सा सरकार पीछे रह गई है। सबसे बड़ी सफलता आप क्या देखते हैं? विकास हुआ है। अगर व्यक्तिगत बनारस का कर लेंगे तो बनारस का भाई, बनारस का या पूरे देश का पूरे सबसे देश बड़ी में भी सफलता 11 साल में? सफलता, रोडें बन गई हैं, हाईवेज बन गए हैं, पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। नए भारत में क्या सभी को समान अवसर मिल पा रहा है हर लोग को? कुछ कुछ सुधार हुआ है इस चीज में। सब तक मोदी जी का प्रयास रहा है और कुछ हद तक सफल भी रहे हैं कि जन जन तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, योजनाओं का लाभ और उसको योजनाओं को बताने के लिए मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जो 2047 का सपना है विकसित भारत का, उस दिशा में आपको? देखिए, आधारभूत ढांचा का मतलब होता है जमीन, लेबर, ऊर्जा और सड़क। ये आधारभूत ढांचा, और पानी, ये इतने बहुत जरूरी चीज होती है। जब आपके पास सड़कें नहीं होंगी, जमीन नहीं होंगे, लेबर नहीं होंगे, तो जमीन तो आपके पास है, लेबर तो आपके पास बहुत है, सड़कों का आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पूंजी का निर्माण आप कहाँ कर रहे हैं? इन सब चीजों को तो न बोलते हैं, न जनता सोचती है। कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश में बहुत कम हो रहा है, बचत की समस्या है हमारे देश में। लोगों को काम करना, मन संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े से काम करके। दूसरी चीज की बिजली की और पानी की समस्या है। बिजली और पानी, जब ये सारी चीजें रहेंगी तब तक कोई फैक्ट्री बैठाएगा। तो इस पर हम कितना विकास कर रहे हैं उस मामले में, अगर अभी इनके पास टाइम है, अगर कर ले जाते हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है उससे नहीं लग रहा है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। हो सकता है कोई करिश्मा हो जाए तो हम बन भी सकते हैं, लेकिन ऐसे देखने पर नहीं लगता है, क्योंकि आधारभूत ढांचा पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, और आधारभूत ढांचे में काम करने पर मतलब कोई इनकम नहीं होता है, इसलिए उस पर लोग ध्यान कम देते हैं। जहां से इनकम होता है उस पर सरकार ये बहुत ध्यान देती है, टैक्स पर ध्यान देगी, जहां से पैसा आए वो काम करवाएगी। लेकिन आधारभूत ढांचा में पैसा खर्च करना पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा, ये किसी भी देश के लिए होता है। तो आधारभूत ढांचा जब तक हम नहीं करेंगे, ठीक करेंगे, तब तक हमारा विकास, विकसित भारत हम नहीं बन सकते। तीसरे कार्यकाल में जो मोदी जी का बचा हुआ तीसरा कार्यकाल, उसमें आपको लगता है सरकार को किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? काशी का निवासी होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि भाई सबसे पहले मोदी जी गंगा के सफाई पर ध्यान दें। गंगा सफाई के अलावा और आपके हिसाब से और क्या चीज तीसरे कार्यकाल में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए? रोजगार है, रोजगार पर मोदी जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।